गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। देखिए, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है और अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि डी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, px, py और pz। जब इन p कक्षकों में तीन इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं यानी p3 विन्यास होता है, तो इस विन्यास को कहते हैं अर्धपूरित विन्यास। और 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो इसको कहते हैं पूर्ण पूरित विन्यास, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। 3, 4, 5 और 6। और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, यानी कि p3 विन्यास का स्थायित्व p2 विन्यास से ज्यादा होगा। इसी प्रकार आपको जानना चाहिए, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। नाम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। यदि इन 5 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों तो ये विन्यास जो d5 विन्यास है कहलाएगा अर्धपूरित विन्यास। और यदि इन डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हों, 5 डी कक्षकों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 10, तो इस विन्यास को कहेंगे पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व भी कैसा होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं 14। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब एक एक करके भरे जाएं 7 कक्षकों में तो विन्यास कहलाएगा अर्धपूरित विन्यास। और जब 14 इलेक्ट्रॉन में भरे हों 7 कक्षकों में तो विन्यास होगा पूर्ण पूरित विन्यास। और मैं एक बार फिर बोल दूं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है अन्य कक्षकों की अपेक्षा। कक्षकों के स्थायित्व को प्रभावित करती है स्थायीकरण ऊर्जा, यानी जिस कक्षक के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उस कक्षक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो ध्यान रखिए, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। कक्षकों के स्थायित्व को स्थायीकरण ऊर्जा प्रभावित करती है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक होता है, अतः इन कक्षकों का स्थायित्व भी अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या ज्ञात करना आना चाहिए, स्थायीकरण ऊर्जा। कुल मिलाकर याद रखो, स्थायीकरण ऊर्जा जितनी अधिक होगी कक्षकों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। और अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के लिए अन्य कक्षकों की अपेक्षा स्थायीकरण ऊर्जा अधिक होती है, अतः अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्थायीकरण ऊर्जा क्या है, किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। देखिए, स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका है, स्थायीकरण ऊर्जा बराबर होता है विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। इस सूत्र की सहायता से स्थायीकरण ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। स्थायीकरण ऊर्जा इज इक्वल टू विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। अब पहले देखते हैं विनिमय ऊर्जा क्या है। तो देखिए, विनिमय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है NK। विनिमय ऊर्जा किससे ज्ञात कर सकते हैं, NK से ज्ञात कर सकते हैं। यहां N इज इक्वल टू क्या है, N इज इक्वल टू N इंटू N-1 डिवाइड बाई 2। एक एक चीज ढंग से समझो। विनिमय ऊर्जा बराबर NK, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। यहां स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है
समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और यहां K है विनिमय ऊर्जा स्थिरांक, विनिमय ऊर्जा स्थिरांक। अब हम बात करते हैं, बाद में बात करेंगे सबकी। अब बारी आती है युग्मन ऊर्जा की। देखो युग्मन ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका है x पाई, यहां पाई वही विनिमय ऊर्जा स्थिरांक, और x इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो कुल मिलाकर के विनिमय ऊर्जा में से युग्मन ऊर्जा को घटा करके स्थायीकरण ऊर्जा याद करेंगे, और स्थायीकरण ऊर्जा जितनी अधिक होती है कक्षकों का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। और मैं कह चुका हूं अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि इनके लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के हम क्या करें, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, एक तो हम बात करते हैं D4 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा, D4 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा। फिर D4 विन्यास के बाद में हम बात करेंगे D5 विन्यास की और फिर D6 विन्यास की, और तुलना कर लेंगे। जिसके लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक होगा उस कक्षक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। देखिए सबसे पहले D4 विन्यास लिखिए, D4 विन्यास। देखो D उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं, 5, आपको बताए जा चुके हैं, ये 5 कक्षक है। अब इस 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 4, 1, 2, 3 और 4। अब यहां आपको सूत्र लगाना है स्थायीकरण ऊर्जा बराबर विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। तो पहले तो ज्ञात कर लेते हैं हम क्या, विनिमय ऊर्जा। देखो विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा बराबर सूत्र है n के, और यहां n इज इक्वल टू है, देखो स्मॉल n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया कैपिटल N और K। तो विनिमय ऊर्जा बराबर देखिए, विनिमय ऊर्जा बराबर, अब आप बताइए स्मॉल n क्या था, समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहां समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितने हो गए, 4। रखो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और आगे क्या लगा हुआ है, K। तो विनिमय ऊर्जा हो जाएगी, देखो 4 गुणा 3/2 क्या है, K। 4 तिया 12 में 2 का भाग दिया, कितना हुआ, 6, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6K। ये तो हो गई विनिमय ऊर्जा। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, दूसरी युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। और युग्मन ऊर्जा का सूत्र क्या है, x पाई। यहां x क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, और यहां कोई देखो आप, कोई इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी जोड़ा नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो युग्मन ऊर्जा बराबर 0 गुणा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, स्थायीकरण ऊर्जा। तो स्थायीकरण ऊर्जा बराबर आपको क्या बताया है, विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा कितनी हुई, 6K, माइनस युग्मन ऊर्जा कितनी हुई, 0। तो बताओ स्थायीकरण ऊर्जा कितनी हो गई, 6K। ये तो किसके लिए हो गया, D4 विन्यास के लिए। अब हम बात करते हैं D5 विन्यास के लिए। देखिए ध्यान से आप समझते जाएंगे, D5 विन्यास और D5 विन्यास को हम कौन सा विन्यास बोलते हैं, अर्धपूरित के लिए। अब देखो D5 विन्यास की बात करें, वही
5 कक्षक, चूंकि 5 विन्यास है तो कितने 5 कक्षकों में हुंड के नियमानुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो n बराबर कितना हो गया 5। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे विनिमय ऊर्जा। बताइए विनिमय ऊर्जा का सूत्र क्या था? विनिमय ऊर्जा बराबर होता है n के, और n बराबर है स्मॉल n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आगे की है ही, तो पहले तो n की वैल्यू रखो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो कैपिटल N हो गया, और आगे क्या है k। तो विनिमय ऊर्जा निकालिए, बोलो n कितना है 5, 5 माइनस 1/2 k। हल करो, 5 में से 1 गया तो 4, तो 5 गुणा 4/2 के, 500 को 20/2 यानी कितना हो गया 10 के। तो विनिमय ऊर्जा हो गई 10 के। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? युग्मन ऊर्जा। तो ये तो हो गई देखो विनिमय ऊर्जा। अब हम ज्ञात करते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा बराबर सूत्र आपको बता रखा है x पाई। x है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। बताओ इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, यानी 0 गुणा पाई बराबर क्या हुआ 0। तो अब क्या ज्ञात करें? वही स्थायीकरण ऊर्जा। और स्थायीकरण ऊर्जा बराबर क्या है? विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। देखो विनिमय ऊर्जा कितनी है 10 के, माइनस युग्मन ऊर्जा कितनी है 0, बराबर कितना हो गया 10 के। अब हम याद करते हैं, देखो D4 विन्यास हो गया, D5 विन्यास हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट याद कर लेते हैं D6 विन्यास के लिए भी, ताकि आप सब सीख जाएं। तो सबसे पहले D6 विन्यास बनाएंगे। D में कितने कक्षक होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं हमको? 6, क्योंकि विन्यास कैसा है D6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। देखो हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम ये कहता है जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित स्थिति में प्रवेश करते हैं जिनका चक्रण समान होता है, और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। तो ये हो गया हमारा D6 विन्यास। अब D6 विन्यास लिखने के पश्चात सबसे पहले हम करेंगे n की बात। n क्या है? समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप देखिए समांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, ये कौन सा चक्रण रखते हैं? दक्षिणावर्त चक्रण। तो ऐसे करते हैं n, या यूं लिख दो दक्षिणावर्त चक्रण रखने वाले समांतर या दक्षिणावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। वो तो सबका ही समांतर है, तो बताइए कितने आ गए दक्षिणावर्त चक्रण वाले? 5। तो दक्षिणावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 5। आगे चलते हैं। अब आपको याद करनी है विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा बराबर होता है, सूत्र है आपके पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो कैपिटल N और ये k। तो n बताओ दक्षिणावर्त चक्रण रखने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, दक्षिणावर्त वाले कितने? 5 इंटू 5 माइनस 1/2 k। यही आ गया। 5 में से 1 गया तो 4 पंजे 20/2 यानी कितना हो गया 10 के। ये तो है दक्षिणावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की विनिमय ऊर्जा। अब हम ज्ञात करेंगे वामावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर उससे विनिमय ऊर्जा। तो देखो वामावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब वामावर्त चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो केवल कितनी है? 1। तो n बराबर हो गया 1। तो वामावर्त चक्रण के लिए क्या ज्ञात करोगे? विनिमय ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा बराबर क्या होता है? वही सूत्र n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देखो n कितना है? 1 वामावर्त चक्रण रखने वाले,
1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और क्या आ जाएगा के। 1 में से 1 गया तो 0 गुणा 1 0 बटा 2, यानी टोटल कितना हो गया 0। तो कुल मिलाकर विनिमय ऊर्जा कितनी होगी, दक्षिणावर्त चक्रण प्लस वामावर्त चक्रण दोनों के लिए विनिमय ऊर्जा का मान कितना होगा, tan के प्लस 0, यानी कितनी हो गई tan के। ये तो हो गई विनिमय ऊर्जा। अब ज्ञात करते हैं हम युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा बराबर सूत्र क्या बताया, x पाई। x इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, और बताओ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1। तो x के लिए तो 1 गुणा पाई, तो विनिमय ऊर्जा हो गई 1 पाई। आपको क्या ज्ञात करनी है, स्थायीकरण ऊर्जा। तो स्थायीकरण ऊर्जा बराबर होता है विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा, और टोटल विनिमय ऊर्जा हुआ दक्षिणावर्त चक्रण के लिए और वामावर्त चक्रण के लिए tan के प्लस 0 इज इक्वल टू tan के। तो विनिमय ऊर्जा तो हुई tan के माइनस 1 पाई, यानी कि tan के माइनस पाई। ये हो गई स्थायीकरण ऊर्जा। अब आगे देखते हैं, D4 विन्यास। देखो D4 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा, ध्यान से देखते रहना। अब स्थायीकरण ऊर्जा D4 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा मिली 6K। D5 विन्यास जिसको आपने कहा है अर्धपूरित विन्यास, और D5 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा मिली 10K। D6 विन्यास, D6 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा मिली 10K माइनस पाई। आपसे ही पूछा जाए कौन से विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो देखो 6K की तुलना में 10K अधिक है, और यहां 10K में से क्या घटाई हुई है, युग्मन ऊर्जा यानी पाई। अब आप बताओ, जब 10K में से पाई घटा दिया तो D6 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा इससे भी कम हो गई। कह सकते हैं कि D5 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान सबसे अधिक है, अतः D5 विन्यास का स्थायित्व तो सबसे अधिक होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं अर्धपूरित विन्यास की स्थायीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है। यही कारण है कि स्थायीकरण ऊर्जा जिस कक्षक के लिए सबसे अधिक होगी उस कक्षक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो याद रखिए, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इन कक्षकों के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक होता है। स्थायीकरण ऊर्जा याद करने के लिए मैंने बताया, स्थायीकरण ऊर्जा बराबर विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा याद करने का सूत्र मैंने बता दिया, n के, यहां कैपिटल N इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू स्मॉल n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आप विनिमय ऊर्जा याद कीजिए, आप युग्मन ऊर्जा याद कीजिए, और विनिमय ऊर्जा में से युग्मन ऊर्जा को घटा करके, विनिमय ऊर्जा में से युग्मन ऊर्जा को घटा करके आप स्थायीकरण ऊर्जा याद कर सकते हैं। देखो D4 विन्यास के लिए, D5 के लिए और D6 के लिए। एक बार फिर मैं आपको स्पीड से यहाँ बता देता हूँ। देखो D4 विन्यास, कोई सा ही विन्यास हो, आप कक्षक बनाएंगे, जैसे D में 5 कक्षक होते हैं, बना दिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर दिए। बताओ D4 विन्यास के लिए स्मॉल n यानी समानांतर चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, तो n इज इक्वल टू 4। विनिमय ऊर्जा याद करनी है जिसका सूत्र होता है कैपिटल N के, और कैपिटल N के स्थान पर मैंने जो सूत्र बताया वो रख दिया। स्मॉल n की वैल्यू रख दो 4, हल किया आपने, मिला 6K। अब याद करनी है युग्मन ऊर्जा, और युग्मन ऊर्जा का सूत्र होता है x पाई। x है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है यानी 0, गुणा पाई यानी 0। तो स्थायीकरण ऊर्जा बराबर विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा, यानी 6K में से घटा देंगे 0, तो मिल गई 6K। D5 विन्यास के लिए भी तरीका वही चलेगा, n बराबर हो जाएगा 5, तो ये 10K और युग्मन ऊर्जा वही, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 0, तो 10K माइनस 0 10K। D6 विन्यास के लिए ध्यान रखना, D6 में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ है, इसलिए यहां देखो एक तरफ तो दक्षिणावर्त चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5,
तो n का मान 5 हुआ, लेकिन चक्रण कैसा हुआ, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त चक्रण के लिए विनिमय ऊर्जा याद कीजिए। फिर वामावर्त चक्रण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, तो उसकी विनिमय ऊर्जा याद कीजिए। फिर क्या करना है आपको, विनिमय ऊर्जा जो दक्षिणावर्त और वामावर्त के लिए आई है दोनों का योग कर देंगे, तो 10k + 0 = क्या हो जाएगा, 10k। फिर आपको निकालनी है युग्मन ऊर्जा x पाई, और x होती है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 1, तो 1 पाई। 10k में से 1 पाई घटा दो तो 10k - पाई। अब मैंने D4, D5 और D6 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा याद कर ली। अब बताओ स्थायीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है, D5 विन्यास की, क्योंकि देखो 6k से तो 10k ज्यादा है ही, यहां 10k से भी कम हो गया क्योंकि माइनस घट गया, -पाई। अतः D5 विन्यास के लिए स्थायीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि D5 विन्यास का स्थायित्व D4 और D6 की तुलना में अधिक होगा, अर्थात अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। धन्यवाद।